वेलकम स्टूडेंट्स टू डीडी एकेडमी। अगर इस साल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है देन इट्स जीएसटी। आप जानते हैं कि कोई भी एग्जाम अभी होने वाला है अगले 10 महीने के अंदर में, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे वो यूपीएससी हो या कोई भी एग्जाम, आप जान लेंगे कि जीएसटी के ऊपर एक लाजमी सवाल बनता ही है। तो देखिए, आज हम जीएसटी को पढ़ेंगे फॉर ऑल एग्जाम्स, क्या क्या सवाल बन सकते हैं, एंड इंटरव्यूज, क्योंकि इंटरव्यू में भी बहुत सारे सवाल जो है जीएसटी पे पूछे जाने की संभावना है। और इस एंटायर चीज को हमने इंग्लिश और हिंदी में दोनों में मिक्स लैंग्वेज में किया है कि ये हर स्टूडेंट्स को उतना ही ज्यादा फायदेमंद हो। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं बिना कोई समय गंवाए। वस्तु एवं सेवा कर मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स या जीएसटी भारत सरकार की नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जो 1 जुलाई 2017 से लागू हो गई है। तो हम जान लें, इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, इस पे एक सवाल बनता ही है। और उसमें स्टेट और सेंट्रल, राज्य और केंद्र सरकार की जितने भी अप्रत्यक्ष कर है उनको मिला के ही उनका ही एक होके मिलके एक रूप बना है, वो है जीएसटी। तो जीएसटी क्या है, इंग्लिश में इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी क्या है, हिंदी में अप्रत्यक्ष कर है। देखिए, इसमें वैट के बारे में हम समझेंगे, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी के बारे में भी समझेंगे, डिफरेंट स्टेट टैक्सेस होता है, सेंट्रल सरचार्ज, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स और लेवीज बाय द लोकल बॉडीज। ये सारे जो हम एक एक करके आगे समझते भी जाएंगे। देखिए, लोकसभा में ये पारित बिल जो हुई थी 6 मई 2015 को, कहीं ये पूछा जाएगा और कहीं अगस्त 2016 भी पूछा जा सकता है। इसके दिया जा सकता है आपके विकल्प में, आंसर्स में। तो आपको इसके बारे में भी कुछ बातों को जानना होगा। तो चलिए हम एक एक करके जान लें। अभी हमने जाना है जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, हिंदी में बोलते हैं तो अप्रत्यक्ष कर है। जो जितने भी आज तक के अप्रत्यक्ष कर स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार लिया जाता था, अब वो नहीं लेंगे, अब एक ही रूप में लेंगे जिसका नाम होगा जीएसटी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये बोला गया कि संविधान का 101 अमेंडमेंट जो है ये फर्स्ट अमेंडमेंट है। और ये जब जीएसटी बना तुरंत एक उसमें अमेंडमेंट हुआ, जो अमेंडमेंट के बाद ये 8 अगस्त 2016 को पारित हुआ। मतलब मई 2015 नहीं, मई 2015 भी सही है, ये भी सही है। फिर एनेक्टेड बाय राज्यसभा ने इसे 3 अगस्त 2016 को किया। मजे की बात देखिए, यहाँ लोकसभा बाद में है, राज्यसभा पहले है। और इसके ऊपर ठीक 1 महीने के बाद 8 अगस्त 2016, 8 सितंबर 2016 ये जो है कानून के रूप में परिवर्तित हुआ, जब हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसके ऊपर साइन किया। तो देखिए, इसमें डेटों को लिखिएगा, 3 अगस्त 2016, 8 अगस्त 2016 और आपका मई का महीना भी है, 2015 भी है। इसके बीच में जो लेजिस्लेटिव हिस्ट्री है, ये कहानी है, उसे हमें समझना होगा। बिल जो है 19 दिसंबर 2014 को अरुण जेटली के द्वारा 2014 को लाया गया था। तो 2014 को लाया गया, 2015 को भी पास हुआ, 2016 को भी पास हुआ और 2016 को नियम बना और ये लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से। ये जो दिन है, जो मैंने बोला, ये जब हम हिस्ट्री को एक एक करके समझेंगे तो ये सारी चीजें आपके पास स्वतः क्लियर हो जाएगा।
अदरवाइज आप जानेंगे यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, लोकसभा से ये बिल कब पास हुआ इसके ऊपर। तो चलिए हम पहले थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। पहले हम पीछे की कुछ हिस्ट्री को जानते हैं। पहले जीएसटी मॉडल जो है ये दिशांत चौहान एडमिनिस्ट्रेशन इन 2000 एक एम्पावर्ड कमिटी बना था जिसको बाद में ईसी नाम दिया गया। 28 फरवरी 2006 को पी चिदम्बरम ने, जो फिनांस मिनिस्टर हुआ करते थे, यूपीए के था, उन्होंने पहले जीएसटी का रूप रखा था और बोला हुआ था ये 1 अप्रैल 2010 को वो पास करवा के एनफोर्स करवाएंगे। और उसके बाद उन्होंने इसको एक कमिटी को दिया। कमिटी ने फर्स्ट डिस्कशन पेपर ऑन जीएसटी इन इंडिया 2009 को पब्लिश हुआ। तो फिर इन डेटों को भी देखिए, एग्जाम के लिए आपको इन पर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा, विशेष करके उनके लिए जो यूपीएससी की एग्जाम देने को जा रहे हैं। इस जो पेपर, जो ईसी का मतलब था इलेक्शन कमिश्नर नहीं, यहां इसी का मतलब है एम्पावर्ड कमिटी, दैट इज एम्पावर्ड कमिटी। इन्होंने फर्स्ट डिस्कशन पेपर ऑन जीएसटी इन इंडिया इन 2009 इसके लिए उन्होंने रखा हुआ था। ए मॉडल एंड रोड मैप फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इन इंडिया, जो आपका जो था उस एम्पावर्ड कमिटी ने बनाया हुआ था, और वो 10 नवंबर 2009 को ईसी ने पब्लिश किया हुआ था। इसका कारण क्या था? ये एक ऐसा टैक्स है जो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ नहीं था, स्टेट गवर्नमेंट से भी जुड़ा हुआ था। तो बिना सबकी सहमति से इसको लागू किया ही नहीं जा सकता था। तो ये कहानी अगर देखा जाए 2000 से शुरू हुआ, इसके लिए बोला कि 17 साल के बाद जीएसटी लागू हुआ। क्यों? क्योंकि पहला जो दिशांत चौहान एडमिनिस्ट्रेशन इन 2000 जो एक एम्पावर्ड कमिटी बना था, उसका नाम क्या था? दिशांत चौहान एडमिनिस्ट्रेशन। इसको याद रखना होगा क्योंकि इस पे एक सवाल बनता है। फिर एक है ए मॉडल एंड रोड मैप फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया, ये था 10 नवंबर 2009 को, जो इस ईसी ने तैयार किया हुआ था। ईसी का मतलब होता है एम्पावर्ड कमिटी। तो इन शब्दों को आपको हर हालत में याद रखना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 29 मार्च 2017 को सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड जीएसटी कंप्रिहेंशन लॉ पास हुआ। देखिए ये क्या क्या है जरा देख लीजिए। सीजीएसटी, ठीक है ना, मतलब सेंट्रल जीएसटी, आई से इंटीग्रेट जीएसटी, यूटी से यूनियन टेरिटरी जीएसटी एंड जीएसटी। ये जो है, ये सारा जो है 29 मार्च 2017 को लोकसभा में पास हुआ था। तो द कॉन्स्टिट्यूशन बिल 2014 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा बाय फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली 19 दिसंबर 2014 को। 19 दिसंबर 2014 को 122nd अमेंडमेंट इस बिल का जो था 2014 को रखा गया एंड पास्ड बाय द हाउस ऑन 6 मई 2015। 2015 को, मतलब 19 दिसंबर 2014 को रखा गया, 6 मई 2015 को ये पास हुआ। कहां से पास हुआ था? लोकसभा से। द राज्यसभा में आया, वो वहां कांग्रेस थे, उन्होंने सेलेक्ट कमिटी को उन्होंने भेजने का किया। 14 मई 2015 को ये गया। 6 मई 2015 को लोकसभा ने पास किया था। सेलेक्ट कमिटी ने अपनी रिपोर्ट जो है 22 जुलाई 2015 को दिया। अब ये बिल जो है राज्यसभा को ने 3 अगस्त 2016 को उसे पास किया। अब है चूंकि ये बिल अमेंड हो चुका था तो नियम के अनुसार फिर ये लोकसभा में गया और 8 अगस्त 2016 को आया। तो इसलिए 3 डेट आया। पहले 6 मई 2015 को लोकसभा ने पास किया था। राज्यसभा के आने के बाद राज्यसभा ने सेलेक्ट कमिटी को भेजा 14 मई 2015 को। 22 जुलाई 2015 को वहां से
सेलेक्ट कमेटी ने अपना रिपोर्ट को भेजा। उसके बाद राज्य सभा ने करीब करीब 22 जुलाई के बाद एक साल कुछ माने 13 महीने के बाद 3 अगस्त 2016 को पास किया और लोकसभा में फिर ये आया और लोकसभा में फिर ये पास हुआ 8 अगस्त 2016 को। और 8 सितंबर 2016 को प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने उसे पास साइन कर दिया। तो फिर ये पूरा जो बिल है एक्ट में बदल गया और उसी दिन 8 सितंबर को ही 2016 को द गैजेट ऑफ इंडिया में ये छपा। तो हम पीछे की कहानी हम 6 मई 2015 भी आएगा, 8 अगस्त 2016 भी आएगा, हमें दोनों डेट को दिमाग में रखना होगा। आप अब समझ गए हैं इस लेजिस्लेटिव हिस्ट्री को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम जीएसटी क्या है इसको जरा समझ लें। ये जो है ये सरकार की दी हुई है एक ये है, जैसे कोई कच्चा माल खरीदता है, समझ लीजिए कि 100 रुपए का कच्चा माल खरीदता है और पकड़ लीजिए कि 10% उसको टैक्स देना है, तो उसके 10% टैक्स दिया तो 100 रुपए का माल खरीदा, 10 रुपया टैक्स दिया, 110 रुपया हुआ। अब उसके उत्पादन करने में उसको समझ लीजिए कोई उसने सब धागा लिया था, कपड़ा बनाया, तो उसमें 40 रुपए और खर्च हुए, तो उससे 110 और 40 150 रुपया हुआ। उसने 10% कर लगा के 165 रुपये में उसने आगे माल को बढ़ा दिया। अब चूंकि होलसेलर के पास है, होलसेलर ने इस पे अपनी प्रॉफिट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह था, ये सब जोड़ के 195 रुपया, 165 के ऊपर उसने 30 रुपया जोड़ा, 195 रुपया हुआ। 195 रुपये में उसने 10% टैक्स काटा, तो ये जो है ना, ये समझ लीजिए रिटेलर को भेजा 214 रुपये 50 पैसे। अब तो चीज चली थी 100 रुपये में, बन गई 214 रुपये 50 पैसे में। अगर इसमें लागत देखा जाए तो लागत एक्चुअली 170 रुपया ही हुआ, ठीक है ना। क्यों? देखिए 100 रुपया पहले उसकी रॉ मटेरियल का था, फैक्ट्री में ये 40 रुपया लगा और आगे चल के रिटेलर तक आते आते और 30 रुपया जुड़ गया, तो लागत इसका 170 रुपया हुआ। टैक्स इसमें बैठ गया 44 रुपया 50 पैसा, कुल कीमत हो गया 214 रुपया 50 पैसा। ये बोला गया है, ये पहले की कहानी है। अभी जो आपके 1 जुलाई से होगा उस पे कैसे होगा जरा समझ लें। अब देखिए ये 100 रुपया हुआ और इसमें 10% टैक्स है, पकड़ लेते हैं, पहले ही वाला टैक्स था, तो 110 रुपया हुआ, तो कुल हुआ 110 रुपया। देखिए यहां पे तो कोई अंतर नहीं आया, 110 का 110 ही है कच्चे माल में। अब कच्चे माल को जब खरीदता है उसमें 40 रुपया खर्चा हुआ, 140 रुपया। अब 40 रुपया में 10% से 14 रुपया देना बनता है, लेकिन टैक्स तो पहले 10 रुपया पेमेंट हो चुका है, तो 14 से 10 घटा के 4 रुपया पेमेंट हुआ, ठीक है। अब हो गया 154 रुपया। अब 154 रुपया में जो हुआ उसमें 30 रुपया, जैसे यहां भी 30 रुपया, यहां भी 30 रुपया हुआ। अब क्या हुआ, ये जो 30 रुपया इस पे खर्चा हुआ, देखिए ये मैंने उठाया हुआ है 170, लागत तो 140 के साथ 170 रुपया हुआ, यहां तो कुल 154 है, इस पे तो टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स तो लागत पे रगला है। 140 के बाद 30 रुपया जुड़ा तो 170 रुपया हुआ। 170 का सॉरी यहां पे 10% 17 रुपया होना चाहिए, 7 रुपया हो गया, इसको करेक्शन कर लेंगे। इस 7 रुपये से 17 रुपये से पहले तो वो 14 रुपया दे चुका है, इसलिए वो 3 रुपया दिया, तो वास्तविकता दे देखिए 17 रुपया हुआ। यहां पे क्या हो रहा था, 44 रुपया 50 पैसा। तो फिर क्या है, और देखिए ये जो रिटेलर को आम आदमी को मिला 187 रुपये में, पहले मिल रहा था 214 रुपये 50 पैसे। ये टैक्स का खेल चल रहा था। अब क्या सरकार की भी, अब तो मेरे हिसाब से सरकार को भी टैक्स जो है वो टैक्स कम मिल रहा है, मिलेगा, काहे कि वो 44 रुपया 50 पैसे था पहले का टैक्स और ये 17 रुपये। यहां अरुण जेटली की बात हम याद कर लेते हैं। उनके हिसाब से या नेशनल स्टैटिस्टिक्स 4 आदमी में से 3 आदमी भाग जाते हैं,
उनके टैक्स का कुछ अता पता ही नहीं होता है। एक आदमी टैक्स देता है, मतलब अगर इसको मैं भाग दे दूं तो ये 10 रुपए की तरीके से सरकार को मिल रहा था पहले के केस में। और बीच का 34 रुपए क्या होता था, ये बीच के जो डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, प्रोड्यूसर, इनके बीच में बंदर बांट हो जाता था। अभी क्या है कि सरकार बोलती है कि चलो मेरे को तो 17 रुपया ऐसे ही मैं खुश हूं, क्योंकि पब्लिक को भी 187 रुपये में मिल गया, मैं 17 रुपये से खुश हूं। लेकिन ये 17 रुपये को मैं क्या है कि इंटरनेट के सिस्टम से ऐसे जोड़ देता हूं हर उत्पादक को, हर रिटेलर को, कि कोई भी टैक्स चोरी नहीं कर सके। तो अगर उस दिशा में देखा जाए तो ये 12 रुपया जो पहले मिलता था उसके जगह पे 17 रुपया मिलने लगा। मोटा मोटी सरकार बोलती है मेरे को भी तो 50% टैक्स मिल गया और कस्टमर को भी 187 रुपये में मटेरियल मिल गया। बीच में जो खाने वाले थे उनकी खाना खाली, उनकी जो पेट भर रहा था, वो जो बड़े सेठ बन रहे थे, वो कम हो गया। ये एक सोच है जिससे जीएसटी कैसे भारत मतलब हमारे सरकारों को और आम आदमी को मदद करेगी। सरकार को इसलिए मदद करेगी जो टैक्स जो था पहले था कि मैनुअल सिस्टम में मोटा मोटी था, तो कहने का मतलब है उसमें पारदर्शिता नहीं था, लोगों को ऑफिस में जाके टैक्स जमा करना पड़ता था। और इसमें बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट सब कोई है, पैसा कैसे बचाया जाए उसके रास्ते दिखाते थे। तो बेसिकली पैसा लिया तो जाता था, पैसा सरकार को भरा नहीं जाता था। अब इस सिस्टम में क्या है कि सारा कुछ ऑनलाइन होने जा रहा है, जाने हो चुका है। तो नेचुरली क्या होगा, 214 रुपए के जगह पे आम आदमी को 187 रुपए में मिलता है चीजें। और जो है, और अगर देखा जाए कि इसमें जो है आपको सरकार को भी टैक्स में भरपूर फायदा होता है, कॉमन पब्लिक को भी, सरकार को भी। जितनी परेशानियां होती है वो मिडलमैन को है, क्योंकि उनकी चोरी बंद हो जाती है। मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं, ना किसी इंडिविजुअल की बात में। अब जरा जान लें कि ये जीएसटी जो है ना, ये 3 तरह के हैं। पहला है सीजीएसटी और एक और भी है, उसके भी हम बात करेंगे। पहला है सीजीएसटी। देखिए, जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये तो हमें समझ में आ गया। सी किसको डिनोट करता है, ये सेंट्रल, केंद्र सरकार को, जहां केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्रित किया जाएगा। सीजीएसटी क्या होगा, कौन उठाएगा, केंद्र सरकार। एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, एस का मतलब यहां पे देखो जीएसटी तो वही है, एस का मतलब होता है स्टेट, मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और यूटी क्या हो गया, केंद्र मतलब केंद्र शासित राज्य, यूनियन मतलब आपका यूनियन टेरिटरी हो गया। तो चाहे वो राज्य हो चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो, उसमें जो खरीद बीज हो रही है उस राज्य में, उस टैक्स को कौन लेगा, उस टैक्स को लेगा आपका राज्य सरकार। मतलब ऐसा नहीं कि राज्य सरकार का सेल टैक्स डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, नहीं, उन्हें भी लेना है। वो पहले आपका सेल टैक्स लेते थे, अब क्या लेंगे, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। इसको बहुत ज्यादा ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि इस पे बहुत सारे सवाल आपके बनते हैं। फिर है आईजीएसटी। ये देखिए, ये आई इंटरस्टेट है, लेकिन हम इसके क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटेड जीएसटी, जहां इन अंतरराज्यीय बिक्री, इंटरस्टेट होता है, माने बना आपका पंजाब में, बिक रहा है बॉम्बे में। तो मटेरियल बना था कहां पे, पंजाब में बना था, तो वहां से मटेरियल चल के बॉम्बे के बाजार में जो बिक रहा है, उसमें अंतरराज्यीय बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्रित किया जाएगा। ज्यादातर नए मामलों में नए शासन के तहत कर इस तरह होगी। राज्य की भीतर अगर कोई चीज बिक्री होती है, उसमें क्या क्या लगेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी बिक्री के वक्त में उसमें क्या लगेगा, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। आप समझ रहे हैं, पुरानी व्यवस्था में क्या था, वैट था, फिर सेंट्रल उत्पादक शुल्क था, मतलब एक्साइज ड्यूटी था,
सर्विस टैक्स का राजस्व, अब जो इससे जो आमदनी होगा वो राजस्व अब केंद्र और राज्य के बीच में साझा किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। मतलब मुंबई में जितने रुपए की माल बिकी उससे जो राजस्व आया, इस राजस्व को जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है उसमें बांट क्या होगा, केंद्र और राज्य, उसी राज्य के बीच में होगा। सेल इन द अदर स्टेट, जैसे मैंने बोला पंजाब में मटेरियल तैयार हुआ है, अब बॉम्बे में बिक रहा है, उसमें क्या लगेगा, आईजीएसटी, ठीक है। और ये केवल सेंटर ही इसके ऊपर इसको हक होगा, भले बाद में वो राज्य को उसकी डेवलपमेंट के लिए किसी भी तहत उसे दे, लेकिन उसके ऊपर जो है मालिकाना हक जो है आईजीएसटी पर किसका होगा, आप जान ले, केवल केंद्र सरकार पर। देखिए इस पे भी एक सवाल आता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी का मतलब क्या है पूछा जाएगा, फिर पूछा जाएगा इसमें किनका हक होगा, सेंटर और स्टेट का। आईजीएसटी में किनका हक होगा, केवल सेंटर का। इसे आप जरूर रखेंगे। तो जीएसटी 3 तरह के हो गए, क्या क्या नाम हुआ, नाम से क्या संबंध आता है, ये सारा कुछ आपके सामने बहुत ही प्यार से मैंने क्लियर किया। ये ओल्ड सिस्टम की कहानियां हैं और ये नए सिस्टम की कहानी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर अब देखिए सरकार ने एक जो इनके ऊपर बहुत सारे चर्चाएं हुए, उसमें जो मोटा मोटा जो तरीका निकल के आया वो क्या है, आसान अनुपालन और पारदर्शिता व्यापार और उद्योग के लिए। क्योंकि बड़े व्यापारी को तो पता है, उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, छोटे व्यापारी को पता नहीं है कि ये सिस्टम क्या है। लोग उसे बहका के, आम पब्लिक को ही नहीं, बड़े मैन्युफैक्चरर छोटे को बहका देते हैं, टैक्स के नाम पे कुछ ज्यादा पैसा वसूल लेते हैं। यहां क्या है कि ट्रांसपेरेंसी होगा व्यापार और उद्योग में। चूंकि पैसा आपको अब है कि इंटरनेट के जरिए पेमेंट हो रहा है, कर दरों और संरचनाओं की एक रूपता। अगर समझ लो कि अब बिजनेसमैन जानता है उसको 28% देना है, तो उससे अगर कभी 30% मांगा जाए तो खड़ा हो जाएगा, बोलेगा भाई आप गलत बोल रहे हो, पूरे हिंदुस्तान में मेरे जो मटेरियल है उस पर तो जीएसटी भैया 18% लगता है, आप कहां से मेरे से मांग रहे, या 5% लगता है। तो मतलब क्या है कि ये उद्योग में, और साथ ही साथ अब इससे क्या होगा, हर राज्य में सपोज मेरे को जानता हूं गुजरात के बहुत सारे इंडस्ट्री, क्या कहते हैं आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वो चले गए आपके उत्तराखंड में। क्यों भैया उत्तराखंड में चले गए थे? उत्तराखंड में इसलिए गए थे कि उनको एक सेल टैक्स में आपको छूट मिला हुआ था, यहां तक कि सीएसटी में भी छूट था, तो वहां की डेवलपमेंट हो इसके लिए सब चले गए वहां पे। अब क्या, कर दरों और संरचनाओं में एक रूपता के कारण जो जहां पे है वहीं पे बिजनेस करेगा। करों पर कराधान, मतलब उसके ऊपर टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है, अब ये संपूर्ण रूप से खत्म हो गया, जो बिजनेसमैन और उद्योग के लिए बहुत ज्यादा मतलब सही चीज है। तो ये एक और एक हल है। फिर है प्रतिस्पर्धा में सुधार। अब समझ लीजिए कि मैंने अभी जो कहा कि उत्तराखंड में जिसकी फैक्ट्री है जिसे सेल टैक्स नहीं लगता है, सीएसटी सेंट्रल सेल पहले की बात कर रहा हूं, एक्साइज ड्यूटी में भी उनको छूट था, वैसे लोगों की जो प्रोडक्ट है वो दूसरे जगह, सपोज कि कोई लखनऊ में मेडिसिन बना रहा है, प्रॉब्लम हो जाता था, वो बेचारा लखनऊ वाला उससे लड़ ही नहीं पाता था उत्तराखंड से, क्या कि टैक्स के डिफरेंस के चलते। अब क्या है कि ये कंपटीशन बराबर का हो गया है। मतलब आप अगर एक ही लागत लेके आप इंडस्ट्री कर रहे हो एक ही चीज के लिए, तो दोनों चूंकि एक ही देश में हो तो दोनों की जो है कंपटीशन बराबर है, न कि क्या किसी को क्या कहते हैं आपका छूट मिला हुआ इसलिए वो आगे बढ़ रहा है, जिसको छूट नहीं बोल रहा है पीछे हो गया। मतलब कहने का मतलब है, चलिए एक तो बात हो गया कि जो हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, जिस पे चर्चाएं करते हैं, वो रिजर्वेशन अभी भी खड़ा है, लेकिन टैक्स के मामले में जो रिजर्वेशंस थे वो सारे खत्म हो रहे हैं। विनिर्माताओं और निर्यातकों को भी लाभ। अब ये एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सारे के सारे खत्म हो रहे हैं, तो नेचुरली इसमें भी एक लाभ है।
केंद्र और राज्य सरकार के लिए। ये तो देखा मैंने व्यापार और उद्योग के लिए क्या क्या लाभ है। एक आप कागज में जरूर इनको लिखें, क्योंकि ये पे आपके, मैं बताता हूं, इस पे आपका चर्चा या इंटरव्यू में सवाल बन जाते हैं। आपके रिटन एग्जाम में भी सवाल बन रहे हैं और आपके इंटरव्यू में भी सवाल बन रहे हैं। तो मेन पॉइंट्स को जरूर लिखिए। केंद्र और राज्य सरकार के बीच है सरल और आसान प्रशासन। पहले आधा मैनुअल आधा नेट पे होता था। ऑफिस के कंप्यूटर ऑपरेटर साहब ने अगर टोटल डाटा को नहीं डाला फिर गड़बड़, डाटा में गलती हुआ फिर गड़बड़। तो ये जो पैसे की बांट के लिए पहले तो स्टैटिस्टिक्स ही नहीं आता था कि कितना हुआ है। 4-4 महीने 5-5 महीने पीछे ही होता था। कदाचार पर बेहतर नियंत्रण वो आप और मुझसे, आपसे और मुझसे ज्यादा कौन जानता है। इंस्पेक्टर साहब आए, थोड़ा सा मुट्ठी गर्म कर दिया उनका। बहुत सारे चीजों से हमें रिलैक्सेशन मिल जाता था। अब ये हो नहीं सकता है। क्या है कि आपका जो है वो एप्स जो है, जो आपकी इंटरनेट की प्रोसेस है, वो तो उसका तो मुट्ठी गर्म किया नहीं जा सकता है। और इससे हमने जैसे देखा कि राजस्व में जो है, जो फिर जेटली जी का कहानी याद करता हूं कि 4 जन में 1 जन कर देता है, 3 जन का हम उन्हें ढूंढ के नहीं मिलता था। अब यह ऐसी हालत नहीं होगी। उपभोक्ता के लिए, अब भैया अहमदाबाद में जिस मटेरियल का जो कीमत है वही कीमत मेरे को बॉम्बे में मिलेगा, क्योंकि हर जगह का टैक्स अलग एक ही है। और चूंकि टैक्स एक ही है तो हमें, जो मैं कहीं इस देश के कहीं भी रहूं, अगर मेरा कॉलगेट टूथपेस्ट है वो एक ही दाम पे बिकेगा, हर जगह बिकेगा। और समग्र कर भार में राहत। और मुझे पता है कि इतना ही टैक्स देना पड़ता है। ये जो बाद में इसका सरचार्ज आ गया, वो चार्ज आ गया, वो चार्ज आ गया, गंगा सफाई के लिए सरचार्ज आ गया, ये सारे सरचार्ज जो आपके उपभोक्ताओं के सर पे आ जाते थे, अब वो नहीं होगा। तो ये जो बात है, ये बात को आपको याद रखना काफी जरूरी है, क्योंकि सरकार के द्वारा ये बार बार इन चीजों को हमें बताया जा रहा है। तो नेचुरली हम आशा कर सकते हैं कि जो सरकारी जगहों पे जो एग्जाम होगा, इन बातों के तहत सवाल जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि इस तरह के एग्जाम में एक ही चीज होता है, आप सरकार के, देश के चीजों से कितनी ज्यादा आप वाकिफ हो। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं जीएसटी काउंसिल। देखिए एक शब्द है जीएसटी काउंसिल, हम आगे चल के देखेंगे। जीएसटी काउंसिल ने 4 तरह के कर निर्धारित किए, 5, 12, 18 और 28। याद कर लेना दोस्त, 5%, 12%, 18%, 28%, ये जीएसटी के 4 रेट हैं। जीएसटी से बहुत सारे चीजों की छूट दी गई है, जिसपे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, मतलब 0% भी एक है। सरकार के अनुसार 81% चीजों में 18% की श्रेणी तक आएंगे। अब देखो ये बड़ी अच्छी चीज है। 18% जो टैक्स लगेगा कितने पे लगेगा? 81% आइटम में। मतलब सरकार के लिस्ट जो बनाया 2000 के ऊपर का लिस्ट है, उसमें जो है 81% जो चीजें हैं जिसपे 18% लगेंगे। 5, 12 उससे नीचे जो है 81 के बाद जो 19% लगे, उसमें से किसी में 5% लगेगा, किसी में 12% लगेगा, किसी में 28% भी लगेंगे। अब है कि आदर्श स्थिति में इस व्यवस्था में समस्त कर एक ही दर पे लगाया जाना चाहिए। लेकिन अब जरा एक और भी लिख लें कि हम जो है कनाडा के ये जो हमने जो जीएसटी लाया है, वो हम किसको देख के सीखे हैं? कनाडा के डुअल जीएसटी प्रोसेस को। कहां का? कनाडा का। कनाडा का डुअल जीएसटी प्रोसेस को हमने लिया है। अब उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब देखिए एसेंशियल वस्तु क्या क्या होंगे जरा देख लें, जिसपे हमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूध, लस्सी, दही, शहद,
फल और सब्जी, आटा, बेसन, ताजा मीट, मछली, चिकन, अंडा, ब्रेड, प्रसाद, नमक, बिंदी, सिंदूर, स्टाम्प, न्यायिक दस्तावेज, छपी पुस्तकें, समाचार पत्र, चूड़ियां और हैंडलूम आदि के वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगेगा। दोस्त, इन चीजों को तो बना के 2-4 बार पढ़ ही लेना, लेकिन याद रखना दूध में नहीं लगेगा, ब्रांडेड दूध में लगेगा, लस्सी में नहीं लगेगा। जहां ये ब्रांडेड हो जाएंगे, इसके ऊपर किसी कंपनी का होगा तो उस पर लगेंगे। अब है दूसरी बात है, 20 लाख से कम की वार्षिक बिक्री वाली 12 महीना है, तो मतलब है आपके 20 लाख का मतलब हो गया कि आपका 1.5 लाख से 1.5 लाख या 1,70,000 या 1,80,000 भी पकड़ लीजिए, 1,80,000 नहीं होगा, 1,70,75 के अंदर में होगा। महीने का जिसका बिजनेस है उसे कोई जीएसटी नहीं देना होगा। मतलब पान का गल्ला बोलिए, ऐसे छोटे व्यापारी हैं जिनका सालाना बिजनेस जो 20 लाख के कम होता है, उनको आपको जीएसटी नहीं देना होगा। देखिए ये भी एक सवाल बनता है, ठीक है ना। जैसे 18% जीएसटी में केंद्र सरकार के अनुसार या भारत सरकार के अनुसार कितने प्रतिशत वस्तु हैं, तो आपको लिखना होगा 81% है। तो इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं और मैं बहुत ही हल्के रूप में इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं। फिर होता है क्या, दही आपका इस पे जीएसटी कितना प्रतिशत है, तो दही पे तो कोई जीएसटी नहीं लगता है। तो ये सारे चीजों को आपको जो छूट वाली वस्तु है उन्हें भी याद करना होगा। अब जरा हम देखें, सरकार की बातों को भी सुना और देखें विश्व की बाजार में क्यों है, क्योंकि हमें देखना होगा इन चीजों को थोड़ा सा जानने के लिए। देखिए अफगानिस्तान में 20% कॉर्पोरेट टैक्स है, बड़े बिजनेस उसको 20% लिया जाता है और इंडिविजुअल का अर्निंग के ऊपर 20% मैक्सिमम लिया जाता है। वहां पे कोई जीएसटी वेस्टी नहीं है, क्योंकि वहां की सरकार जो है ये मानती है कि आदमी अगर धन कौन उत्पादन करता है, जो बड़े बिजनेसमैन कॉर्पोरेट होते हैं और जो उत्पादन के बाद बड़े सेट हो जाते हैं, बस उनसे ही लो और किसी से मत लो। अब जरा ऑस्ट्रेलिया का देखते हैं, 28.5 से 30% कॉर्पोरेट टैक्स है, इंडिविजुअल का 49% है और 10 एसेंशियल आइटम में कुछ नहीं है और 10% करके अब जीएसटी के तरह में पकड़ लीजिए, पूरा का पूरा चीजों में है। अब देखिए कनाडा में कॉर्पोरेट टैक्स 15 और 11 से 16% है। ये प्रोडक्ट के ऊपर है, मतलब मोटा मोटी 15 और 11 26 से 31% कॉर्पोरेट टैक्स है। इंडिविजुअल, चूंकि वहां पे कोई गरीब कनाडा में होते नहीं है, सबको इंडिविजुअल को मिनिमम 19% देना पड़ता है और मैक्सिमम 54% देना पड़ता है। अब 54% जो है 33% प्लस 11 से 21% प्रोविंशियल का। ये देखिए कितना बड़ा टैक्स है। लोग बोलते हैं वहां के लोगों को टैक्स देना ही नहीं पड़ता है। और जीएसटी जो है वो 5% फेडरल का है, वहां पे ड्यूअल पॉलिसी है, तो उसके बाद ये लंबी चौड़ी, लेकिन मोटा मोटी पकड़ लीजिए वही 10% है। चाइना देख लीजिए, जो हमारी एक्चुअली कंट्री का प्रतिद्वंदी बोल सकते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स 25% है, इंडिविजुअल टैक्स 45% है, 17% जो है केवल उनकी जीएसटी है और उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। फ्रांस जो है, याद रखेंगे सबसे पहले जीएसटी जो शुरू हुआ था वो फ्रांस से हुआ था। तो सबसे एक सवाल यहां भी बन गया, सबसे पहले जो जीएसटी शुरू हुआ था वो फ्रांस से शुरू हुआ था। उसमें कॉर्पोरेट टैक्स 15%, इंडिविजुअल मैक्सिमम 45% होता था और 20 से 10% 20% फ्लैट है, 10% रेस्टोरेंट में है, 5.5% 2.1%। ये जो है 20% ऐसे है, 10% रेस्टोरेंट के लिए मतलब जो हर दिन की जरूरत में आता है, उसमें केवल 5.25% है। प्रेस के लिए वहां उल्टा टैक्स लिया जाता था 2.1%। अब जरा इंडिया का देखिए, इंडिया का 30% आपका कॉर्पोरेट टैक्स है, इंडिविजुअल का मैक्सिमम 34.6% है
और जीएसटी अगर देखा जाए तो ये 30% तक गिर जा रहा है। उसकी हम कैलकुलेशन आगे बताएंगे। अब जरा मलेशिया का देखते हैं, वहां कॉर्पोरेट टैक्स 25% है, इंडिविजुअल का मैक्सिमम 28% है, जीएसटी 6% है। अब जरा ग्रेट ब्रिटेन अमेरिका का, यूनाइटेड किंगडम का देखते हैं, वहां कॉर्पोरेट टैक्स 19% है, इंडिविजुअल का मैक्सिमम 62% है और जीएसटी जो है 20% है स्टैंडर्ड रेट। और रिड्यूस्ड रेट एट होम जो है, जैसे सेविंग्स ऑफ एनर्जी एंड अदर्स है, उसमें 5% की छूट है, 5% खाली लिया जाता है, 15% छूट है। तो कहने का मतलब है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टैक्स अगर लिया जाता है तो वो इंडिया है। आपके सामने फिगर्स खड़ा है। तो कहीं ये रिफॉर्म से जो है कुछ सोच तो जरूर पैदा होता है। तो चलिए, ये था कि जानने के लिए कहीं बहस हो रहा है, कहीं इंटरव्यू हो रहा है, कहीं इस पे कुछ सवाल बनते हैं। ऐसे आपके एग्जाम में ये सवाल नहीं बनते हैं, तो भी एक मोटी जागरूकता के लिए आपको जानना है। यहाँ पे एक ही चीज आप फ्रांस को देख लेंगे, क्योंकि फ्रांस जो एक है चर्चा के लिए, अफगानिस्तान आता है, और आप अगर ये करते हैं चाइना और इंडिया और साथ में मलेशिया जो आपके नियर अबाउट कंट्री है, उसकी बातें करते हैं और उसके फिगर्स को आप जान लेते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। France was the first country to implement GST to reduce tax evasion. Since then, more 140 countries had implemented GST. Some countries having dual GST, for example, Brazil and Canada. ब्राजील, कनाडा और हमारा देश अब जुड़ चुका है। हम 141वां नंबर पे हैं। ब्राजील, कनाडा और हम, ये तीन जो है हम डुअल जीएसटी पे चल रहे हैं। नीचे ही लिखा हुआ है, इंडिया हैज चूजन द कैनेडियन मॉडल ऑफ डुअल जीएसटी। देखिए लाल जो दिया हुआ है ना, आप वीडियो को रोक के इस पॉइंट्स को लिख लेंगे, सारी चीजें आपको ऐसे ही रहेंगे। यूरोपियन कंट्रीज हैव वन रेट ऑफ जीएसटी। क्यों? क्योंकि उनमें कोई पुअर फैमिलीज होता ही नहीं है, जैसे हमारे देश में गरीब लोग हैं। तो वहां पे टैक्स जो है, टैक्स की बर्डन सहने के लिए जितना पैसा होना चाहिए सबके पास है। तो हमने देखिए डुअल जीएसटी कहां पे सवाल बनता है, ब्राजील में है, कनाडा में, अब इंडिया हमारा जुड़ा है। हमने किसके मॉडल को जीएसटी में फॉलो कर रहे हैं? हम कैनेडियन मॉडल को कर रहे हैं। विश्व में सबसे पहली बार जो है जीएसटी प्रथा कहां चली थी? फ्रांस में चला था। अभी तक कितने कंट्री जीएसटी को अपना चुके हैं? 140 कंट्री। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें से कितने सवाल निकल जा रहे हैं, जो सवालों को जानना जरूरी है। अब हम कुछ चीजों को हम जानेंगे और ये हम दूसरे तरह से जानेंगे कुछ। द जीएसटी वुड बी एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। गुड्स या सर्विस जो है, जहां वो कंजम्पशन किया जाता है, जहां पर उस सर्विस को इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम उस बेसिस पे करेंगे। तो ये इसको क्या बोला जाता है? देखिए एक शब्द बनता है डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। जीएसटी का दूसरा नाम है डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। प्लीज लिख लीजिए। अगर हमने डुअल जीएसटी कनाडा के प्रोसेस को बोला हुआ है, इसका मतलब क्या? सेंटर एंड स्टेट का होता है। वो दोनों जो है, दोनों टैक्स वसूल रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी सेंटर ही वसूल करेगा, स्टेट नहीं करेगा। अब तो हमने सीख लिया है ना। तो अब क्या है कि डुअल जीएसटी क्यों बोला जाता है? इसमें सेंटर भी टैक्स वसूल रहा है और स्टेट भी टैक्स वसूल रहा है। इस तरह की प्रथा कहां पे है? कनाडा में है, ब्राजील में है। The GST to be levied by the center on intrastate goods or services would be called central tax, and that to be levied by the state, including the union territory with the legislature, unity without legislature. इसको जहां पे यूनियन टेरिटरी का होगा उसको यूटीजीएसटी बोलेंगे और एसजीएसटी बोलेंगे। साथ में सीजीएसटी भी अगर किसी राज्य के अंदर में है, उसको वसूलेगा कौन? वो वसूलेगा आपका स्टेट गवर्नमेंट ही। इसके बारे में कुछ और हम पढ़ेंगे। अब हम फिर से याद करते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो सेंट्रल और स्टेट दोनों ही वसूलते हैं।
इसकी कॉन्स्टिट्यूशन का 101st अमेंडमेंट बोला गया है, और एक जीएसटी काउंसिल बना हुआ है, इसे हम देखेंगे। और इस जीएसटी काउंसिल का जो अभी बना हुआ है उसका चेयरमैन कौन बना होगा? फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चाहे ये सरकार की हो, आगे वाली भी सरकार की हो। अब हम जानते हैं कि जीएसटी में 4 रेट आए, 0%, 5%, 12%, 18%। अब ये तो उस वक्त का था, अब तो 28% हो गया, 0% तो हमने वैसे नहीं रखा है। तो यहां पे देखिए स्पेशल रेट जो है वो 0.25% ऑन रफ प्रेशियस स्टोन्स में है, 3% ऑफ गोल्ड में है, सेस का 15% और अदर रेट्स ऑन टॉप ऑफ 28% ऑफ CGST applies on few items like drinks, luxury goods and tobacco products। मतलब 28% के ऊपर भी कर के ऊपर कर, इसके ऊपर भी 15% लगेंगे, मतलब ये 30-32% हो जाएगा। ये 3 चीज में होगा, ड्रिंक्स, ठीक है ना, एयरेटेड ड्रिंक्स। एयरेटेड ड्रिंक्स में आपका कोल्ड ड्रिंक्स भी आ गया, हार्ड ड्रिंक्स भी आ गया, दोनों पे, चाहे बियर खाइए, कोको कोला खाइए, अब उस पे 28% के ऊपर भी 15% लगेगा। गोल्ड खरीदेंगे तो जो आपका जीएसटी 28% है उसके ऊपर भी 3% लगेगा। अगर कोई हीरा पन्ना वैसे अगर पत्थर खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो जीएसटी 28% है उसके ऊपर भी 0.25% लगेगा। मतलब कर के ऊपर कर तो है भैया, लेकिन पहले जितना था उतना नहीं है। और जो है ये जो एक 70 साल में एक बिगेस्ट रिफॉर्म बोला जाता है। अब विरोधी पक्षों का जो बोली है कि भैया तुम शेष रखे ही हो, अभी रखे हो तो आगे चलते क्या हो, ये भी बढ़ता हुआ जाएगा। तो फिर जो अगर हम डुअल जीएसटी की बात करते हैं और जब इन चीजों को देखते हैं तो फिर कहीं लगता है कि हम उसी रास्ते पे हैं, हमने खाली शब्दों को चेंज किया हुआ है। ये कहीं पर भी अगर है कि अगर हमारा समझ लीजिए जीडी चल रहा है, ग्रुप डिस्कशन चल रहा है किसी बैंक में, तो फिर मैं अगर बोलता हूं तो सारे दूसरे लड़कों को फंसाने के लिए इन पॉइंट्स को हम छोड़ देते हैं ग्रुप डिस्कशंस में। तो प्लीज इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये आपका इस पे सवाल कम बनेंगे लेकिन ग्रुप डिस्कशंस में बहुत ज्यादा आएगा। दैट इज द सेस के ऊपर 3% गोल्ड, और सेस जो है 15% है जो 28% के ऊपर रखा हुआ है। तो इस पे सवाल जरूर बनेगा, इस पे जरूर आप ध्यान देंगे। अब हम आगे चलते हैं। जीएसटी सब पे अप्लाई होगा, किस किस पे नहीं होगा जरा जान लीजिए, ये लिख लीजिए, काफी जरूरी है। अल्कोहलिक लिकर, सरकार को सबसे ज्यादा शराब बेच के फायदा मिलता है, तो शराब के ऊपर जीएसटी को नहीं रखा गया है। क्यों? पहले वाला इससे भी ज्यादा पैसा लिया जाता था। फिर है कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, मोटर स्पिरिट, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस और टरबाइन फ्यूल। ये 5 चीज पे, पेट्रोलियम के 5 चीज पे प्लीज लिख लीजिए कोई जीएसटी लागू नहीं हुआ है। तो ना आपके पेट्रोल पे जीएसटी है, ना आपका डीजल पे जीएसटी है, ना आपका नेचुरल गैस पे जीएसटी है, ना हवाई जहाज के फ्यूल के ऊपर कोई जीएसटी है। उसके ऊपर जो भी लगता था वो है। और जीएसटी लगने से कौन कौन सेंटर जो टैक्स लेता था क्या क्या खत्म हो गए हैं। देखिए इस पे सवाल बनता है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लेंगे। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अब नहीं लगेगा। मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन पे ड्यूटीज ऑफ एक्साइज लगता था, वो नहीं लगेगा। गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस करके एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज लिया जाता था पहले, वो नहीं लगेगा। टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट पर पहले एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज है, वो नहीं लगेगा। एडिशनल ड्यूटी ऑन ऑफ कस्टम्स जो है सीवीडी बोलते हैं, वो लगता था, अब वो नहीं लगेगा। फिर हम एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स के ऊपर स्पेशल एडिशन ऑफ ड्यूटी ऑफ कस्टम्स सेट लगाते थे, वो नहीं लगेगा। सर्विस टैक्स पहले लिया जाता था, वो नहीं लगेगा। तो आपका जो है 8 तरह के मोटा मोटी टैक्स जो है वो सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी वो नहीं लगेगा। तो इस पेपर में क्या हम समझे कि शराब और पेट्रोलियम के 5 प्रोडक्ट जो अभी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं,
शराब का तो बारे में कुछ बोलना नहीं होगा। पेट्रोलियम क्रूड जो हम बाहर से लेते हैं उसे भी हम दूसरों को बेचते हैं, सरकार बेचती है। मोटर स्पीड मतलब पेट्रोल, डीजल, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल जिसको हम मतलब हवाई जहाज के लिए जो फ्यूल है, ईंधन है, उन पे जीएसटी नहीं लगेगा, उसमें जो पहले लग रहे थे जैसे था। और इस जीएसटी से केंद्र सरकार क्या क्या चीज अब नहीं ले सकती है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन पे, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस पे, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन टेक्सटाइल और टेक्सटाइल प्रोडक्ट पे, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम जो सीवीडी बोला जाता है, फिर स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स जिसे सैट बोला जाता है, सर्विस टैक्स के बारे में तो होते हैं, फिर सेंट्रल सरचार्ज एंड सेसेस सो फार एज द रिलेट टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और भी बहुत सारा है, गंगा सफाई, फिर क्या है स्वच्छता अभियान, इस तरह के सेस जो थे अब वो कुछ भी सेंट्रल गवर्नमेंट ले नहीं सकता है। स्टेट टैक्सेस में क्या होगा? स्टेट वैट जो होता था वो नहीं होगा, सेंट्रल सेल टैक्स आता था वो नहीं लिया जाएगा, लग्जरी टैक्स जो होता था नहीं आएगा, एंट्री टैक्स जो टोल टैक्स बोलते हैं वो नहीं लिया जाएगा, एंड एंटरटेनमेंट एंड एम्यूजमेंट टैक्स वो नहीं लिया जाएगा, टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट वो नहीं लिया जाएगा, परचेज टैक्स नहीं लिया जाएगा, टैक्स ऑन लॉटरीज, बेटिंग, गैम्बलिंग इस पे हुआ था, अच्छा हुआ ये भी सब सस्ता हो गया, अब इस पे नहीं लिया जाएगा। स्टेट सरचार्ज एंड सेस सो फार दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो जीएसटी के ऊपर जिस पे आप चीजों पे जीएसटी लग रहा है उसमें राज्य सरकार भी कोई सरचार्ज नहीं ले सकती है। तो जिस पे जीएसटी है, इस थोड़ा सा कुछ प्रोडक्ट अभी भी निकल के आएंगे जो बहुत ज्यादा मतलब है कि जिस पे जो जीएसटी के अंडर में नहीं आते हैं। अभी तो हमने 5 लिस्ट देखा है, कुछ और भी प्रोडक्ट हैं जो अनडिसाइडेड है अभी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन के बारे में देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने पहले बोला था कि जिसकी आय 20 लाख, आय नहीं मतलब जिसका बिजनेस 20 लाख रुपए सालाना कम है, उन्हें आपको टैक्स नहीं देना होगा। फिर कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, इसे आप समझ लीजिए, जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, उत्तरांचल है, हिली स्टेट जिसको बोला जाता है 20 लाख के बाद 10 लाख की और उनकी छूट है। फिर क्या है? तो ये हमें जानना होगा 10 लाख की छूट किसे मिलेगी? नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट को। अब कंपोजिशन लेवी करके भी एक है, बोला गया है कि जो छोटे बिजनेसमैन जिनकी वार्षिक आपका बिजनेस जो है 50 लाख का होता है, ठीक है ना, वो जो है वो आपके कंपोजिशन लेवी के ऊपर आएंगे। उसमें कुछ रूल्स हैं जिसमें 2.5% इन केस ऑफ रेस्टोरेंट है, 1% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट यूटी इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर है, 0.5% टर्नओवर इन स्टेट यूटी इन केस ऑफ अदर सप्लायर्स हैं। जिन्हें कंपोजिशंस लेवी जो है ये एलिजिबल हैं, वो ना कोई टैक्स शैल नॉट कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम हिज कस्टमर्स नॉर शैल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट। बोला कि सिंपल सी बात है कि कंपोजिशन लेवी वाले जो हैं वो बोलते हैं कि भैया तुम्हें तो इस रेट से तुम पे कर सकते हो, अगर तुम अपने टैक्स को आगे नहीं बढ़ाते हो, खुद कंज्यूम कर जाते हो, और कंपोजिशन स्कीम इज ऑप्शनल। और जो अपना टैक्स पेयर मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। देखिए कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन लेवी जो है, इस शब्द को याद रखें, पूरे नियम को आपको जानने की अभी जरूरत नहीं है,
और 50 लाख की जो है, इसे याद रखें। क्या है? कंपोजिशन लेवी 50 लाख, और shall not collect any tax from his customer nor she entitled to claim any input tax credit। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट वो मांग नहीं सकता है, उस पे छूट नहीं मांग सकता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब वो जीएसटी नहीं ले सकता है, लेकिन उसने जो सामान लगाया हुआ है उस पे तो जीएसटी आया हुआ था ना, वो सरकार से मांग नहीं सकता है कि वो जीएसटी मेरे को दे दो। अब हम आगे की बातें पे आते हैं। एन इंटीग्रेटेड टैक्स आईजीएसटी जो है would be levied and collected by the center on interstate supply of goods। ये इंटीग्रेटेड टैक्स जो है आईजीएसटी है, ये क्या है? दो राज्यों के बीच में जो परिवहन होता है उस पे जो स्टेट टैक्स होगा। मतलब कोई सामान अगर आप पंजाब से आप दिल्ली भेज रहे हो तो उसके ऊपर जो टैक्स होगा उसको बोलते हैं इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उस पे आईजीएसटी होगा, वो आईजीएसटी मिलेगा। और आईजीएसटी ट्रांसफर टू द डेस्टिनेशन स्टेट वेयर द गुड्स और सर्विस आर इवेंचुअली कंज्यूम्ड। और आईजीएसटी में से एसजीएसटी का कुछ पोर्शन रखा गया है स्टेट की, लेकिन वो किस सरकार को मिलेगी? मुश्किल तो अब यही हो गया है ना। वो पहले क्या था कि जैसे पंजाब में कोई चीज बनी है तो पंजाब सरकार को मिलता था। अब यह है कि पंजाब के लुधियाना में मटेरियल बना, अब बिका उत्तर प्रदेश में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो टैक्स लिया आईजीएसटी, उसका एक पार्ट जो है उसे मिलेगा, उसे एक जीएसटी के रूप में दिया जाएगा, एसजीएसटी के रूप में। वो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है मैं पार्ट करूंगा, लेकिन किसको करूंगा? हरियाणा को नहीं। लुधियाना में बनी थी इसलिए हरियाणा को नहीं करूंगा मैं। वो यूपी में बिकी है, लखनऊ में, इसके लिए मैं यूपी सरकार को वो मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है? पहले जहां बनता था वहां के सरकार लाभ मिलता था। अब क्या है कि जहां बिकेगा, पहले मैं बोला ना, इस जीएसटी का यही फॉर्मूला होता है, जहां ये बिक रहा है उसे मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है? छोटा का स्टेट बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर करता है, बहुत वहां का सरकार को पूरा मिलता है। अब बड़ी स्टेट है, उतना ज्यादा उत्पादन नहीं होता है, तो उस राज्य सरकार को ज्यादा नहीं मिलता है। अब देखो यहां उल्टा हो गया, यूपी सबसे बड़ी स्टेट है, तो आईजीएसटी का सबसे बड़ा पोर्शन किसको मिलने वाला है? यूपी को ही मिलने वाला है। क्योंकि सारा माल तो यूपी बनाता नहीं है, यूपी हर राज्य से लेता है मटेरियल। तो जो भी मटेरियल आएगा उस पे आईजीएसटी बनेगा, इंटीग्रेटेड टैक्स बनेगा, बने गुड्स एंड सेल्स, ये सर्विस टैक्स। उसमें जो एसजीएसटी का मतलब स्टेट जीएसटी का जो पोर्शन होगा वो यूपी को मिलेगा। अब आप समझ गए हैं। यूज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये क्या बोलता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब है टैक्स क्रेडिट ऑफ टैक्सेस पेड ऑन इनपुट्स। मतलब जो सामान बनाने में जो टैक्स लगा है उसके इनपुट पे क्रेडिट। सेम फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। The credit of IGST would be permitted to be utilized for payment of IGST CGST in that order। इसमें बोला जा रहा है कि ये देखिए, ये जो मैटर है यूज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये हम समझ लेते हैं कि जो रॉ मटेरियल्स या जो भी आइटम बन रहा है उसकी जो मूल्य में जो ये हो रहा है ना, कि मेरे प्रॉफिट नहीं आता इसके अंदर में, उसमें जो हम टैक्स देते हैं, तो वो टैक्स की क्रेडिट का मतलब क्या होता है? मैंने सपोज कि 40 रुपये में कोई मटेरियल को बेचा, उसके ऊपर मैं 4 रुपये का 10% जीएसटी है, मैं पकड़ लेता हूं, 4 रुपया दिया। लेकिन मैंने 4 रुपया दिया, लेकिन मैं खरीदा कितना में था? अगले ने जो मेरे को बेचा था वो तो मेरे को 30 रुपये में बेचा था, जिसमें जीएसटी का 3 रुपया था। तो 4 से 3 घटा के अब 1 रुपया पे मेरे को देगा होगा ना। तो क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट्स का मतलब होता है, जो मैंने पहले में आपने को दिखाया वही मतलब होता है।
तो इसके ऊपर क्रेडिट मिलता है। तो ये क्रेडिट जो है, ये क्रेडिट कभी भी आपको, जैसे 3 रुपए का क्रेडिट मिला, आपको 1 रुपए के था, 1 रुपए के ऊपर आपने टैक्स पेमेंट कर दिया। अगर ये क्रेडिट आपके पास बचता है तो कभी भी आप उस क्रेडिट को अगले किसी बिल में आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। नो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ CGST शैल बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड द पेमेंट ऑफ SGST और UTGST। मतलब समझ लो कि आपने CGST में आपको जो टैक्स का जो आपको आपने जो ज्यादा टैक्स दिया हुआ है, ठीक है ना, उसमें समझ लीजिए कि आपने 500 रुपया ज्यादा दे दिया है, तो आप जब SGST देने जा रहे हो तो उसमें 500 रुपया को आपको नहीं काटा जाएगा। क्यों? क्योंकि CGST सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, SGST कौन ले रहा है? स्टेट गवर्नमेंट ले रहा है। दोनों के अकाउंट अलग अलग है, तो सिंपली सी बात है कि आप उसकी ये नहीं ले सकते हो। अब एक बहुत बड़ी चीज है भैया HSN, इसकी सबको सीख लो, क्योंकि ये तो एक चीज है, इसको बोलते हैं HSN, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड। HSN माने H फॉर हार्मोनाइज्ड, S फॉर सिस्टम, N फॉर नॉमेनक्लेचर। सिंपली है कि कौन व्यापारी कैसा है उसे पहचानने के लिए, चूंकि अब सब कुछ इंटरनेट में होगा, उसको कोड दिया जा रहा है। तो बोला जा रहा है जो 1.5 करोड़ से 5 करोड़ का सालाना धंधा है उसको 2 डिजिट कोड दिया जाएगा, जिससे 5 करोड़ के ऊपर का बिजनेस है उसको 4 डिजिट का कोड दिया जाएगा, और जिनको बिजनेस 1.5 करोड़ से सालाना नीचे है उनको कोड को डालने की जरूरत नहीं है। मतलब है कि जब इनवॉइस बनेगा, पार्टी इनवॉइस बनाएगी, ये हमारे आपके लिए नहीं, हम तो कोई 2.5 करोड़ का 5 करोड़ का सामान खरीदेंगे नहीं, ये बड़े मैन्युफैक्चर या बड़े सप्लायर की बात हो रही है। जिनका 5 करोड़ से ऊपर बिजनेस है उनको 2 डिजिट कोड डालना, वो जो HSN 4 डिजिट कोड है उसे डालना होगा। जिसका बिजनेस 5 करोड़ के अंदर है उसको 2 डिजिट कोड डालना होगा 1.5 करोड़ में, और जिसका बिजनेस 1.5 करोड़ से नीचे है उसको अपने जो इनवॉइस में है कोई कोड नंबर नहीं डालना होगा। अब देखिए सबसे बड़ी है, एक्सपोर्ट्स एंड सप्लायर्स टू सेज शैल बी ट्रीटेड एज जीरो रेटेड सप्लाईज। जितने भी सेज में है तब भाई वहां पे जो मटेरियल आ रहा है क्या होगा, वो उसको जीरो रेटेड सप्लाईज माना जाएगा। देखो इसको लिखना होगा ये लेल से, क्यों जो रेट से लिखा है मैंने, क्यों ये टर्म्स आपको यूज करना है। द एक्सपोर्टर शैल एन ऑप्शन टू इधर पे आउटपुट टैक्स। अब ये सब जो है ये अभी आपको जानने की जरूरत है नहीं है। आपके एक्सपोर्ट और सप्लाईज टू सेज के बारे में पूछा जाता है तो उसमें जीरो रेटेड सप्लाईज है, क्योंकि आपको चार्टर्ड अकाउंट की तरह काम नहीं करना है। मिनिमम जो जानना है, मैंने तो इसके सारा को दिया हुआ है, उतना ही जान लेते हैं। उसके बाद अगर जिनको है वो थोड़ा और पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन क्या एक्सपोर्ट एंड सप्लाईज टू सेज अगर है तो उसे जीरो रेट माना जाता है। Import of goods and service interstate supplies would be subject to IGST in addition to the applicable custom duties। मतलब है कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तब तो भैया सरकार ने जो कस्टम ड्यूटीज लिया था वो लेवे करेगा, वो तो देना ही है उसे। ऊपर से आपको IGST देना होगा। मतलब अगर आप कोई चीज को इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं कि अभी जो आपका जो क्या कहते हैं GST है, GST का सारा मतलब है देश के अंदर है। अगर आप किसी दूसरे देश से आप मंगा रहे हैं बिजनेस करने के लिए तो आपको तो कस्टम ड्यूटीज जो लगना है वो लगेगा ही। अब देखिए GST काउंसिल, द mechanism of GST council would ensure harmonization of different aspects of GST between the center and state as well among states. It has been specially provided that GST council in its discharge of various functions shall be guided by the need for the harmonized structure of GST for the development of harmonized national market goods and services। अब GST काउंसिल तो बन गया है जिसमें जो है हम पहले पकड़ चुके हैं कि जिसके चेयरमैन होंगे
द फिनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और सारे राज्यों के साथ बातचीत हो सके इसके ऊपर। उसके लिए जो है हर राज्य से प्रतिनिधि रहेंगे उस जीएसटी में। तो जीएसटी की अलग काउंसिल बनी है। हमें यह खाली जानना है इस जीएसटी के अलग काउंसिल में जो है उसका जो चेयरमैन कौन होगा। उसका चेयरमैन फिनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा, ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा। इस बात को आपको याद रखना है। और उसमें से पूरे राज्य के सारे हमारे देश में जितने भी राज्य हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं उससे प्रतिनिधि आएंगे जो अपने वक्तव्य को उस काउंसिल में रखेंगे। मिनिमल इंटरफेस, ये पूरा सिस्टम ही नेट एनेबल्ड है। तो टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटीज के बीच में कम से कम उस दूरी को रखते हुए और काम को सरल करते हुए पूरा कोशिश किया गया है कि ये जो है आपसे आप होता रहे, किसी टैक्स अथॉरिटीज का उसमें ज्यादा मगजमारी नहीं हो। रिफंड, द लिमिट फॉर क्लेमिंग ऑफ ऑनलाइन रिफंड हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 1 ईयर और 2 इयर्स। क्योंकि देखो इसमें एडवांस पेमेंट जीएसटी में भी है जो जीएसटी फेज 2 से चालू हो रहा है। आपको लगता है कि आपको 1 साल में इतना सेल करेंगे या 3 महीने में इतना सेल करेंगे, उसके हिसाब से पहले आपको जीएसटी भरना है जैसे सेल टैक्स। इसीलिए तो विरोधियों का बोला कि सब अब वही मामला है, कहीं तो कुछ दिखता ही नहीं है। और अगर वो आप पूरे साल में देखा गया कि आपने जो सोचा हुआ था वो सेल नहीं हुआ, आपने जीएसटी ज्यादा दे दिया है, तो फिर क्या होगा, आपको जीएसटी मिलेगा और वो आपको 60 दिन के अंदर मिलेगा। और ऑनलाइन रिफंड के लिए क्लेम आप 2 साल के अंदर में करना होगा, 1 साल से 2 साल। तो रिफंड की ये पॉलिसी को याद रखना है हमें। 1 साल से 2 साल का जो है ऑनलाइन क्लेम जो है वो माना जाएगा, और क्लेम अगर सही पाया जाता है तो 60 दिन के अंदर जो रिफंड होना होगा वो होगा। तो हमने जीएसटी के बहुत सारे चीजों का भी देखा हुआ है। अब हम ऑलमोस्ट इसके कगार पे हैं। अब खाली एक जीएसटीएन के बारे में हम जान लेते हैं। जीएसटीएन क्या है? ये एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये टोटल जो हमारी जो टैक्सेशन का जो है, चाहे वो सेंट्रल जीएसटी हो या स्टेट जीएसटी हो या यूनियन टेरिटरी का जीएसटी हो, ये सब एक चेन में, एक लिंक में सब कुछ जुड़ा हुआ रहेगा। तो उसके लिए भी एक व्हीकल बनाया गया, स्पेशल बॉडी है जिसका नाम है जीएसटीएन। जीएसटीएन, तो शेयर्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस टू द स्टेट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, टैक्स पेयर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, जिसके अंदर में मेजर बैंक्स भी हैं जीएसटीएन में। तो फिर क्या कि ये सारा चीज को मिला के एक बहुत बड़ा सिस्टम बनाया गया है। तो आज हमने देखिए कि जीएसटी के ऊपर भी जितने भी हैं उसके लेजिस्लेटिव आपके जो ये थे स्पेसिफिकेशंस थे उसे भी जाना, उसके अंदर में मोटे से मोटे बातों को जाना, छोटे से छोटे बातों को जाना, जो हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से और इंटरव्यू के दृष्टिकोण से सही लगा। तो आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। साथ साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, जरूर मुझे सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है, कि हर दिन आपको कुछ ना कुछ चीजें आपको आपके परीक्षा के बेहतर के लिए आपको मिलता रहे। ओके देन, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।